अब क्वेश्चन पे आ जाएगा, टू बॉल्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ सी, द बॉल्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1.30 मीटर. A wave travel on the surface of sea so that the ball move vertically up and down. ठीक है, इसमें ये शो किया कि ट्रांसवर्स वेव है. The distance between a crest and the adjacent trough to the wave is this one. What is the phase difference between the two balls? ठीक है. अच्छा, अब ये उसने जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ यार, ये वाला कि ये तो बॉल्स का डिस्टेंस यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ विच इज 0.90. हम बेसिकली यहां तक वेवलेंथ क्या होती है, यहां तक होगी, वो क्या होगी हमारे पास 1.80. इट मीन यहाँ पे वेवलेंथ को अगर मैं लिखूं तो वेवलेंथ की यहाँ पे आनी बेटे, ये वाली वेवलेंथ अगर यहाँ पे इस जगह पे आती है तो हमारे पास ये डिस्टेंस 1. ये हो गया अब 1.80 मीटर एंड दिस इज इक्वल टू वेवलेंथ. ठीक है ना. अच्छा, द फॉर्मूला विच वी रेड, दिस इज फाई इक्वल्स टू x over lambda times 2 pi. This is x, which is the distance between these two balls, over lambda times 360 degrees, because he wants to answer in terms of degrees. ठीक है, at the end x की वैल्यू कितनी है, this is 1.30. बेटा वेवलेंथ कितनी आ रही है 1.80 टाइम्स 360. कितना आंसर बना. दूसरी चीज, अगर यही क्वेश्चन मैं दोबारा करूं, लीडिंग बॉल मेरे पास कौन सी है और लैगिंग बॉल कौन सी है, अब मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्या दिया था, सोर्स का, एनिमी वाला. ठीक है, अगर वेव इज मूविंग टुवर्ड दिस साइड तो इसका मतलब यहाँ प्रोड्यूस हुई थी, यहाँ पे सोर्स ऑफ वेव सब, यहाँ बेसिकली दुश्मन था. जो दुश्मन के सामने पार्टिकल होता है वो हमेशा लीड करता है, जो उसके पीछे होता है वो लैग करता है. तो इसका मतलब ए लीड कर रहा है बेटे, बी लैग कर रहा है. ठीक है, बात क्लियर होगी. ओके, मुझे इसी क्वेश्चन के अंदर ये और बताओ, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल ए, ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल बी, व्हाट इट विल बी. अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आना है, नहीं बाबा जी वाला, अल्लाह के बंदे तेनू याद कराना पैन दिया है. बिल्कुल, ये बाबा जी कॉन्सेप्ट थे, ये सोर्स एज एनिमी कॉन्सेप्ट था. हाँ जी, ए बॉल बाबा जी ने कहां से आना है, बाबा जी ने यहाँ से आना है. ठीक है, इट मींस बाबा इज समवेयर एट दिस पोजीशन. तो यहाँ पे बाबा जी हैज टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जब बाबा जी विल टेक रेस्ट एट दिस पोजीशन. ठीक है, तो ए क्या, ये तो रेस्ट पोजीशन बिल्कुल ठीक है ना आपका. ठीक है, बी डाउनवर्ड था. ठीक है बेटे, बी क्या डाउनवर्ड, बात क्लियर होगी सब ये. ठीक है, ये सारे बेटे वो कॉन्सेप्ट जो है. अब ये एक चीज बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए, फेज एंगल पे कोई क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए ये. अब नेक्स्ट बेटे आगे लर्निंग आउटकम के ऊपर, ये बहुत डिटेल में मैंने टॉपिक पढ़ाया है, इसलिए A2 के अंदर भी जाके इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया वेवलेंथ का. We used to define wavelength in previous classes like distance between two consecutive crest या trough. ठीक है, we do not have to mention crest or trough word here at A level. We simply have to say that it is the distance between two consecutive in phase particles. तो सही डेफिनेशन इसकी यही है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इन फेज पार्टिकल्स. तो अब इसकी डेफिनेशन इस नहीं करनी बेटे, इट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इन फेज पार्टिकल्स. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव या एडजेसेंट कंसेक्यूटिव इन फेज particles is wavelength. डिस्टेंस लिखा था, डिस्टेंस वैसे स्केलर क्वांटिटी होती है बेटे. सिंबल इसके लिए यूज करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद लैम्डा, यू नो बिकॉज यू रेड एट ओ लेवल. बेटे
वेव फॉर्म वैसे बता दूं क्या बनती है इसकी, आइडेंटिफिकेशन किस तरह करनी, ये वेवलेंथ होगी। और अब सपोज अगर इफ दिस इज अ वेव, अब इसमें इफ वी कंसीडर डिफरेंट पॉइंट्स बेटे, अगर मैं ये पॉइंट ये वाला एक कंसीडर कर रहा हूँ ए, इसके इन फेज पार्टिकल ये वाला आ रहा है बी, ठीक है। अगर एक पॉइंट है सी तो इसके इन फेज पार्टिकल क्यों आ रहा है, वो डी आ रहा है, इनमें फेज एंगल क्या है, 0 आ रहा है। अगर एक पॉइंट बेटा मैं यहाँ पे लेता हूँ, सपोज दिस पॉइंट इज पी, इसके इन फेज यहाँ पे आ रहा है क्यू। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा है आर, तो इसके इन फेज जो आ रहा है वो एस आ रहा है, ठीक है। तो इसके हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इन फेज पार्टिकल्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास फिर ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये भी वेवलेंथ होगा, ठीक है। या डिस्टेंस आप कंसिडर कर लो पी से क्यू तक, ये भी वेवलेंथ है। बेटे सी से डी तक, ये भी वेवलेंथ है। आर से एस तक, ये भी वेवलेंथ आ रहा है, ठीक है। अब क्रेस्ट या ट्रफ का वर्ड नहीं होना चाहिए आपकी डेफिनेशन के अंदर। दिस इज वेवलेंथ लैम्डा हो गया, ये भी लैम्डा हो गया, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा। ये क्लियर हो गया, ये पूरी एक वेव कंप्लीट होगी तो इसका पार्टिकल इन फेज आ गया 360 का, या 0 डिग्री का फेज एंगल आ गया। इन फेज का मतलब यही है कि हमारे पास वो एक ही स्टेट ऑफ मोशन के अंदर हों, ठीक हो गया। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस बेटे इसकी जो है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। व्हाई दिस, सो बिकॉज दिस इज सिंपली दिस अ डिस्टेंस, ठीक है। तो बेटे ये स्केलर क्वांटिटी में आपने लिख लिया। अब मैंने सिंपली सर बताया कि फॉर द ट्रांसवर्स वेव यू कैन आल्सो अप्लाई दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, बाद में उसको भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैंने कहा था अभी हद तक हमें सिर्फ ओ लेवल से ये पता है कि वेव क्या होती है, व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, ये वो चीज है अभी। अब नेक्स्ट पे आ गए हम लोग, व्हिच इज स्पीड ऑफ अ वेव, स्पीड ऑफ अ वेव। अब स्पीड या स्पीड सिंपली लिखना, स्पीड ऑफ वेव क्या कोई पढ़े। स्पीड को बेटा हम डिफाइन किस तरह करते हैं, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम, ठीक है। सिंबल इसके लिए यूज करते हैं बेटे हमारे पास वो पता ही है, वो फॉर्मूला बेटे इसका देख लो बस। तो स्पीड हमारे पास क्या है, दिस इज डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। एंड इफ वी कंसिडर वन वेव, फॉर वन वेव, अगर एक वेव है जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दैट इज इक्वल टू इट्स वेवलेंथ, डिस्टेंस मूव्ड इक्वल्स टू, ये वेवलेंथ के बराबर हो जाएगा, और वेवलेंथ को आप रिप्रेजेंट करते हो लैम्डा से, ठीक है। और एक वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, वी कॉल इट, दिस इज टाइम पीरियड which is represented with capital T. If you put all these values of wavelength in this above relationship, तो बेटा हमारे पास स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, डिस्टेंस या वी कैन पुट लैम्डा ओवर टी हो गया। एंड इफ यू फर्दर रीअरेंज इट व्हाट वी रेड अर्लियर, v इज इक्वल टू बेटा 1 ओवर कैपिटल T को मैंने अलहदा लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा मैथमेटिकली, उसके ऊपर ये हो गया 1 ओवर कैपिटल T किसके बराबर, वी प्रूव्ड इनिशियली दिस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी के बराबर, तो फॉर्मूला क्या हो गया, v इक्वल्स टू f लैम्डा, ठीक है। ये किसकी वेव स्पीड आ रही है, वेव की आ रही है बेटे, पार्टिकल की आ रही नहीं आ रही है, वेव की स्पीड है। पार्टिकल तो ऊपर नीचे वाइब्रेट करना है, ठीक है। ये आ रही है सिर्फ एक वेव की जो स्पीड है, फॉर वन वेव डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम, v इक्वल्स टू f लैम्डा, उसके लिए अप्लाई होता है, पार्टिकल की स्पीड के लिए नहीं अप्लाई होता ये फॉर्मूला। अब हम नहीं, पार्टिकल अभी कराता हूँ उसको, ठीक है, अभी इसमें कराने लगा हूँ। अब बेटे नेक्स्ट लर्निंग आउटकम पे आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में फर्क क्या आता है। हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स हम क्या गेन कर सकते हैं बेटे इन ग्राफ से।
और मुझे बताते जाइएगा कि कौन सा ग्राफ किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। दोनों में क्रस्ट रफ आपको नजर आ रही हैं, लेकिन दोनों का यूज बेटे डिफरेंट है। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, वेवलेंथ किस ग्राफ से निकलनी है? वेवलेंथ दोनों से नहीं निकलेगी। हाँ ओके, मुझे बताओ टाइम पीरियड किस ग्राफ से निकलेगा? पहले इस ग्राफ से, सॉरी बेटे इस ग्राफ, सॉरी इस ग्राफ से निकलेगा, इस ग्राफ से, ठीक है बेटे। हमारे पास टाइम पीरियड सिर्फ इस ग्राफ से निकलेगा क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी टाइम गिवन ही एक्स एक्सिस में इसमें है। तो यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड, ये एक वेव का जो टाइम है वो हमारे पास आना है, वो आना ही इस ग्राफ से, इस ग्राफ से नहीं आएगा। मैंने पहले कहा था वेवलेंथ, वेवलेंथ आनी ही इस ग्राफ से। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस होता है, ठीक है। वेवलेंथ आनी इस ग्राफ से, इस ग्राफ से कभी वेवलेंथ नहीं आ सकती हमारे पास, ठीक है ना। तो बेटे हमारे पास पहला रिजल्ट जो हम निकाल सकते हैं इससे कि टाइम पीरियड जो है हमारे पास मिलना ही इस ग्राफ से है। और टाइम पीरियड कहाँ से आएगा? हमारे पास एक्स एक्सिस से हम इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, ये वाली, क्योंकि टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस इन दिस ग्राफ। और दूसरा मैंने इसका कहा था कि वेवलेंथ जो है निकला ही इस ग्राफ में, बेटा लेफ्ट साइड से वाले ग्राफ से नहीं आ सकता। रीजन क्या है कि हमारे पास वहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम गिवन है एंड वेवलेंथ इज द डिस्टेंस, तो ये भी एक्स एक्सिस से आ जाएगा। ये हो गया। दूसरी चीज में ये बताओ कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी, चलो फ्रीक्वेंसी तो ये मुझे भी आता है। फ्रीक्वेंसी क्या है? दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो यू हैव टू मेक यूज ऑफ फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू 1 over कैपिटल टी इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट किस ग्राफ से आएगी? वो दोनों से आ जाएगी। क्यों? यानी कि हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कंसीडर की हुई, मैंने यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कंसीडर की हुई है। अगर दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट कंसीडर की हो तो इसका मतलब वहां से डायरेक्ट आपके पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। ठीक है, तो बेटे हमारे पास इसके अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस दोनों ग्राफ से आ जाएगी। तो हम वी कैन राइट दिस इज फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो y एक्सिस पे वहां पे भी डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब यही हम यूज करेंगे इसके लिए भी। ये भी बिल्कुल ठीक हो गया इसके लिए। उसके बाद बेटे एम्पलीट्यूड किस ग्राफ से मिल जाएगा हमें? एम्पलीट्यूड भी हमें दोनों ग्राफ से मिल जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि हम एम्पलीट्यूड स्केलर है वेक्टर है? स्केलर है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते हो। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास वो दोनों से आ जाएगा। एम्पलीट्यूड आ जाएगा हमारे पास y एक्सिस से, और क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है बेटे, वहां से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब मेरी थोड़ी सी चीज है बेटे, मुझे ये बताओ कि स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ऑन वेव किस ग्राफ से आएगी? या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑन वेव, वर्ड बोल देता हूँ दोबारा। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑन वेव, यानी मैं लिख दूं, मैं पूछ क्या रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑन वेव। नहीं इकरा बेटा गलत है बेटा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, व्हाट पार्टिकल इज बाबा जी's वेलोसिटी? नाउ लेट मी नो। ये लो, बाबा जी is considered as a particle on wave form. Which graph is used to determine this velocity? This is displacement time graph, first one, ठीक है, displacement time graph. Now remember what we read earlier. बेटा एक मिनट, ये आएगी हमारे पास इस ग्राफ से, ठीक है। This is the velocity of particle on waveform, ठीक है, and this is obtained by taking the gradient of this graph. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट लेते हो तो क्या डिफाइन होता है? वेलोसिटी डिफाइन होती है बेटे, ठीक है। दिस ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, हम इससे पहले पढ़ के चुके हैं बेटा, हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि सपोज इफ दिस वेव इज एडवांसिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स राइट साइड, सपोज वेव की मैं स्पीड भी बता रहा हूँ, इस डायरेक्शन में वेव अगर मूव कर रही है। अच्छा अब ये जो हमने पढ़ा हुआ है बेटे, यहाँ पे हमारे पास बाबा जी की वेलोसिटी पीक पे क्या होती?
यहाँ पे टेंजेंट बनाया, इसका ग्रेडियंट लो, आंसर क्या हो जाएगा 0। बात क्लियर हो रही है? यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाते हो आंसर क्या आ रहा है, मैक्सिमम पॉजिटिव के अंदर आ रहा है। ओह सॉरी, नहीं मैं ग्रेडियंट इसका पॉजिटिव में आ रहा है ना बेटे। वेलोसिटी निकालनी हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, कर्व ग्राफ का ग्रेडियंट बनाते हो, उसका टेंजेंट लेते हो। ये मैं टेंजेंट बना रहा हूँ अभी। अगर वेव इस डायरेक्शन में मूव की है तो मैं डिफरेंट जगह टेंजेंट बना रहा हूँ अभी, मैं बाद में आता हूँ उसके ऊपर। यहाँ पे टेंजेंट कुछ 0 हो जाएगा, यहाँ टेंजेंट बनाया, ये हो गया। टेंजेंट तो 90 डिग्री से, मतलब आपकी कहने के 0 हो जाएगा। टेंजेंट का ग्रेडियंट लेना है। टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या आ रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बेटे इसका ग्रेडियंट अगर लेते हो, इसका ग्रेडियंट क्या आ रहा है 0। मैंने ये कहा था पीक पे बाबा है, थक जाता है, रेस्ट करता है, रेस्ट आ रही है। यहाँ पे ग्रेडियंट क्या आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव के अंदर मैक्सिमम आ रहा है ना, इस पे हमारे पास क्या मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और किस में आ रही है, पॉजिटिव में। ये पॉजिटिव ग्रेडियंट आ गया, ठीक है, पॉजिटिव वी मैक्स आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। यहाँ पे इसका अगर मैं लेता हूँ, हाँ बेटे डायरेक्शन बाद में देखते हैं, मतलब अभी मैग्नीट्यूड, इसका आंसर क्या आ रहा है 0, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, रेस्ट होगी। इसका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है ग्रेडियंट, और मैक्सिमम आ रहा है ना, स्टीपनेस सबसे ज्यादा। किस तरह कंसीडर करेंगे यार y2 की वैल्यू ये आ रही, y1 ये है, तो y2 की वैल्यू लेके आप नेगेटिव कंसीडर करें। तो बेटा हमेशा ग्रेडियंट होता है क्या, राइजर 1 y2 माइनस y1 और x2 माइनस, ये टाइम के लिहाज से जो चीज चलती जा रही है, y की बाद वाली वैल्यू टाइम की, y की पहले वाली वैल्यू टाइम की वजह से, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, फिर ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है मैक्सिमम, ऐसे ही है। मैंने करवाया क्या था, मैंने ये कहा था आपको बेटे, यहाँ बाबा जी रेस्ट करेंगे, यहाँ बाबा जी क्या मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड, मैंने ये कहा था। यहाँ बाबा जी किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अपवर्ड, मैंने ये कहा था। डायरेक्शन चेंज होगी इनकी, अगर डाउनवर्ड मोशन हमने पॉजिटिव ली तो अपवर्ड मोशन नेगेटिव ही होगी वेलोसिटी के केस में, बिकॉज आई यूज द वर्ड वेलोसिटी। बात क्लियर होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, पीक पे रेस्ट कर रहे हैं बाबा जी, तो इसका मतलब फर्दर भी अगर मैं देखता हूँ तो मेरी वेव फॉर्म जो ओवरऑल बनती है उसके अंदर बेटा मैं इसको फर्दर कंप्लीट कर, यहाँ पे बाबा जी हैज टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, फिर टॉप वाला यहाँ पे क्या होना है डाउनवर्ड, फिर यहाँ रेस्ट होगी, यहाँ फिर अपवर्ड मूव करना है, ये ठीक है। तो हमने जो ओवरऑल पढ़ी थी, मैंने कहा था वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस ऑपोजिट डायरेक्शन में बाबा जी का कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है बेटा। पीक से बाबा थक जाता है, रेस्ट करेगा, यहाँ पे he has to move in downward direction, यहाँ he has to move in upward direction in order to gain the height। ये आप क्लियर होगी बात थोड़ी सी, ओके। अगर बेटा ये तो हमारे पास आया था, दिस इज पार्टिकल, हमने ट्रांसवर्स वेव में ये पढ़ा, पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन व्हाइल वेव इज एडवांसिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अच्छा बेटे अब अगर आता है कि अगर वो एग्जामिनर कहता है नेक्स्ट पॉइंट को कि स्पीड ऑफ अ वेव का वर्ड यूज करता है, स्पीड ऑफ अ वेव कहां से निकलेगी, किस ग्राफ से बेटे, स्पीड ऑफ अ वेव हैज फॉर्मूला v इक्वल्स टू f लैम्डा, है ना। हाँ नहीं नहीं बेटे, ये वेव है, स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कहां से आ रही है, यहां से, वेवलेंथ कहां से आनी, यहां से, तो इसमें स्पीड डायरेक्ट कभी नहीं आएगी, यू नीड टू मेक यूज ऑफ बोथ ग्राफ इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट इट्स वैल्यू, ठीक है। तो फ्रॉम बोथ ग्राफ्स आ जाए, इसलिए वो नीचे लिख लेते हैं हम, ठीक है। obtained using both graph, sorry, using both graphs। यहां तक बात क्लियर होगी। अच्छा, तो ये बेटे ध्यान करना, स्पीड ऑफ वेव यार और चीज है, बाबा जी की वेलोसिटी और चीज है, यानी कि हमारे पास वेव इस डायरेक्शन में मूव करी, ये इसकी स्पीड आ रही है, बाबा जी की छलांगी ऊपर नीचे आ रही है, वो ये चीजें हैं बेटे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आगे, अब वो लेवल का टॉपिक है थोड़ा सा, वो वेव फ्रंट्स किसको कहते हो। अब मैं सिंपल कॉन्सेप्ट पे इसके ऊपर, हमारे पास रिपल टैंक में बेटा प्रोड्यूस होती हैं ये, लेकिन बेसिकली है क्या,
क्योंकि इसकी डेफ वगैरह नहीं है, इसलिए मैंने शुरू में लगाया था सिलेबस, तो सिलेबस के बाहर बेटा नहीं जा सकता मैं। अब बेटे जैसा सोर्स होगा वैसी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इफ सोर्स इज प्लेन, प्लेन वेव सोर्स का मतलब है जैसे पेंसिल लेते हैं, पेंसिल तो हमारे पास क्या है, वो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, वाटर में डिप करोगे तो चारों तरफ वाटर के अंदर रिपल प्रोड्यूस होगा। अगर सोर्स प्लेन है, प्लेन मीन आपकी कॉपी जो है फिजिक्स की, अगर उसको बेटा आप वाटर के अंदर डिप करते हो, वाटर उसकी कॉपी की ये सरफेस जो है हमारे पास बेटा वो प्लेन होती है, ये ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है या जैसे भी है, स्ट्रिप आपने वाटर के अंदर डिप की है, पूरी पूरी स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल, यानी इस तरह आपने उसको, इस तरह आपने वाटर के अंदर उसको डिस्टर्ब किया। तो वाटर में एक वेव नहीं, यहाँ से अलग वेव प्रोड्यूस होगी, ये भी प्रोड्यूस करेगा, ये भी हिस्सा, ये भी हिस्सा, ये भी हिस्सा, तो साइमल्टेनियसली अगर हिट किया तो हमारे पास क्या होता जाएगा, वो वेव्स प्रोड्यूस होती जाएंगी। अगर ये मैंने एक वाइब्रेटर कंसिडर कर लिया था ये वाला, अब वाइब्रेटर क्या प्लेन है, अगर सोर्स प्लेन हो, प्लेन सोर्स है, तो वेव्स भी प्रोड्यूस होनी है, वो भी प्लेन वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होनी है। प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस होने का मतलब इसने वाटर को डिस्टर्ब किया, यहाँ पे सपोज कर लो कि एक वेव फ्रंट ये प्रोड्यूस होगी, ठीक है, दूसरी वेव फ्रंट ये प्रोड्यूस होगी। तो बेटा एक वेव मैंने कहा था प्रोड्यूस नहीं, मल्टीपल वेव्स प्रोड्यूस होनी है लाइक दिस वे। ये लो, ये वेव्स प्रोड्यूस होगी मल्टीपल। बेटे अब इसमें वेव फ्रंट्स देखनी है, अगर मैंने वेव फ्रंट्स क्या होता है, इन फेज पार्टिकल जो होते हैं उनके दरमियान जो गैप होता है उसको आप कह रहे होते हो। अब इन फेज पार्टिकल देखो अगर यहाँ पे कौन कौन से बनते हैं हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूं तो बेटा ये जो क्रेस्ट है इसके इन फेज ये वाला पार्टिकल बनता है, इसके इन फेज ये वाला पार्टिकल बनता है, इसके इन फेज ये बनता है। ये ऊपर वाली वेव का और इस वेव के इन फेज पार्टिकल भी वही आपस में यही आ रहे हैं, सारे इन फेज आ रहे हैं, एक ही फेज में आ रहे हैं, सारे क्रस्ट पे आ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन बाबा जी की मोशन आ रही सारी चीज। तो अगर मैं एक लाइन पास कर दूं इसमें से ये वाली लाइन, तो इस लाइन को आप कहोगे दिस इज वेव फ्रंट, ठीक है। दूसरी लाइन बेटे अगर मैं ये पास कर दूं इसमें से, ये दूसरी वेव फ्रंट आ गई। तीसरी लाइन हमारे पास ये पास कर दूं, ये तीसरी वेव फ्रंट आ गई। ये चौथी लाइन में ये पास कर दूं, ये चौथी वेव फ्रंट आ गई, ठीक है। इन फेज पार्टिकल में जो इमेजिनरी पैरेलल लाइंस पास कर रही थी उनको वेव फ्रंट कह रहे हो। तो ये जो लाइंस हमारे पास हैं ये क्या है, प्लेन है। प्लेन क्यों है, क्योंकि सोर्स प्लेन था, जैसा सोर्स होता है वैसे ही आगे वेव्स प्रोड्यूस होनी होती हैं। इतनी चीज तो क्लियर है ना। अच्छा अब बेटे ये हमारे पास दो वेव फ्रंट्स के जो डिस्टेंस आ रहा है उसको आप कह रहे होते हो वेवलेंथ है, इट मीन दिस इज वेवलेंथ, और इनको आपने कह दिया दिस इज, दीज आर द प्लेन वेव फ्रंट्स। तो दीज आर नोन एज प्लेन वेव फ्रंट्स बिकॉज सोर्स वाज प्लेन। लेकिन लाजमी थोड़ी कि हमारे पास, अब डिपेंड करता है बेटा, एक सोर्स अगर सर्कुलर हो, सर्कुलर होने का मतलब जैसे कि हमारे पास ये एक कंसिडर कर ली मैंने, एक मैंने पेंसिल, एक पेंसिल ये बेटे बैक साइड ऑफ पेंसिल, ठीक है। अब यहाँ से अगर वेव प्रोड्यूस होती है, एक वेव थोड़ी प्रोड्यूस होनी, मल्टीपल वेव। बेटा यहाँ से मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक वेव ये प्रोड्यूस होगी। बेटा ये मैंने एक सोर्स लिया था सर्कुलर ये वाला, इसमें एक वेव इस तरफ चलेगी, एक वेव इस तरफ, एक वेव इस तरफ, एक वेव इस तरफ, ठीक है। मैंने सोर्स में से क्रेस्ट निकाली, इसमें पहले मैंने देखो मैंने ट्रफ निकाली, इस तरह शो किया हुआ था, ठीक है, जान के। बेटे अब हमारे पास इसमें इन फेज पार्टिकल जो सारे आते जा रहे हैं, ये हमारे पास एक लाइन होगी, एक क्रेस्ट वाला पार्ट हो गया, इसकी क्रेस्ट वाला पार्ट ये हो गया, इसकी क्रेस्ट वाला पार्ट ये, इसकी क्रेस्ट वाला पार्ट ये है। अब इन सारों को ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास एक सर्कुलर वेव फ्रंट आ गया, जैसी डायग्राम होगी ठीक होगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत वेरिएशन आनी है बनाने में। अब बेटा इसके इन फेज जो आ रहा है पॉइंट वो दूसरी क्रेस्ट पे ही आ रहा है, इसके इन फेज ये वाला आ रहा है, इसके इन फेज ये वाला आ रहा है। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो मेरे पास ये सेकंड ये वेव फ्रंट ये वाली आ रही है, थोड़ी बहुत ठीक बन नहीं गई। बेटे नेक्स्ट वेव फॉर्म अगर बनाता हूँ तो मेरे पास वो ये, ठीक है। अब ये इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस आ रहा है, इस डिस्टेंस को आप कह रहे हो दिस इज वेवलेंथ, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज। अब जैसा सोर्स होगा वैसी वेव प्रोड्यूस होनी है। सो दीज आर कंसिडर्ड एज अ सर्कुलर वेव फ्रंट्स हैं ये, सर्कुलर वेव
फ्रंट्स, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट्स एंड सर्कुलर वेव फ्रंट्स, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। जो डिस्टेंस होगा बिटवीन टू एडजेसेंट वेव फ्रंट, दिस इज इक्वल टू द वेवलेंथ होता है। अब थोड़ा सा ये वो लेवल का था, अब बेटा मेजर टॉपिक है, अब इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी से पहले बता दूं, मोनोक्रोमैटिक, लाइट सोर्स। बेटा मोनो किसको कहते हो? सिंगल को, मतलब इसका सिंगल होता है। क्रोमैटिक किसको कहते हो? कलर को, क्रोमेटोग्राफी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग। तो ऐसा सोर्स जो सिंगल कलर की लाइट एमिट करता है, जो लाइट हमारे पास आ रही है फ्रॉम द सन, वो सिंगल कलर की नहीं बेटा, वो तो सेवन क्रोमैटिक आ रही है। तो ऐसा सोर्स जो सिंगल कलर की लाइट एमिट करेगा, उसको आप कहोगे मोनोक्रोमैटिक। हाँ, ये हो सकता है कि बेटा यहाँ से अगर 7 कलर्स लाइट के आ रहे हैं, उसके अगर आगे आप एक फिल्टर रख देते हो रेड कलर का, ठीक है, यहाँ से विजिबल लाइट आ रही थी, विजिबल लाइट आ रही थी, 7 कलर्स आ रहे हैं बेटे, ठीक है। अब अगर हमारे पास विजिबल लाइट यहाँ से आ रही है और 7 के 7 कलर्स बेटे वेवलेंथ आती जा रही हैं सारी, ये जब इस रेड कलर में से पास करेंगे, बाकी सारे कलर फिल्टर में से पास करेंगे, सारे ब्लॉक हो जाएंगे, यहाँ से कौन सी लाइट निकलनी शुरू हो जाएगी फर्दर? वो रेड कलर की लाइट निकलेगी ना। तो ये आपने मोनोक्रोमैटिक बनाई है, ये है मोनोक्रोमैटिक नहीं थी। लेकिन कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे पास आप कंसिडर करो लेजर जो होती है वो मोनोक्रोमैटिक होती हैं। लेजर देखो, रेड कलर की लाइट आ रही होगी या फिर पर्टिकुलर एक डिफाइंड एक ही कलर की लाइट आती है, वो मोनोक्रोमैटिक होती है। या लेजर के अलावा अगर आप देखते हो सोडियम लाइट, सोडियम सोर्स, ठीक है, ये बेटे आप बाहर अगर जो हमारे पास पोल्स वगैरह होते हैं जिसमें येलो कलर की लाइट होती है, वो सोडियम सोर्स से निकल रही होती है, ठीक है। टॉर्च में से बेटा विजिबल लाइट ही निकल रही होती है ना। तो हमारे पास वो उनमें से सोडियम सोर्स में से लाइट नहीं, येलो कलर या इसका गोल्डन कलर होता है हमारे पास, ये सिंगल कलर की वाइट लाइट एमिट करती है, ठीक है, जिसको हम येलो कलर की फॉर्मेट में लिख रहे होते हैं। तो हमारे पास ऐसा सोर्स जो सिंगल कलर की लाइट एमिट करेगा, उसको हम कहेंगे मोनोक्रोमैटिक है। लेजर मोनोक्रोमैटिक होती है, क्योंकि आगे हमने यूज करने के मोनोक्रोमैटिक है या सेमी क्रोमैटिक आ रही है, ठीक है। दिस इज सोर्स, क्योंकि सोर्स की बात हुई है, which emit light having single frequency or wavelength, ठीक है। सिंगल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ इज मोनोक्रोमैटिक। ये बस हाँ, कलर ठीक हो गया, ठीक है, क्योंकि कलर हमारे पास फ्रीक्वेंसी उसे डिटरमिन होता है ना। उसके बाद बेटा इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? लेजर जो होती हैं वो हमारे पास मोनोक्रोमैटिक ही होती हैं, ठीक है। लेजर्स LASER, या फिर हमारे पास सोडियम सोर्स which emit light of yellow color, ठीक है। फिल्टर्स can be used to make light to one having single color। ग्लासेस वगैरह नहीं पहनी होती वो बनाए। अब बेटा लेजर मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है, ठीक है, पर इसका मतलब क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस, ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस, ये है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ गया कि हमारे पास नेक्स्ट लर्निंग आउटकम इज इंटेंसिटी क्या है। हमने ओ लेवल में जो लाउडनेस पढ़ी थी, दैट वाज बेसिकली इंटेंसिटी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इसको हम डिफाइन ही दे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ये हो गया, पोलराइजेशन हो गया। अच्छा, अब बेटे इंटेंसिटी को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, इसका एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। ठीक है, इसका एनर्जी मैं लिख दूं, शायद पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकूं, टाइम कम है आज, लेकिन कल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया इज इंटेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया इज इंटेंसिटी। इसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं कैपिटल आई के लिए यूज करते हैं, ऑल्दो करंट के लिए भी कैपिटल आई यूज करते हो, दैट इज बेस क्वांटिटी। ये भी अगर लुमिनस इंटेंसिटी होगी दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ बेस क्वांटिटी। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम बेटा लिखना भूल गया था मैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। इंटेंसिटी बेटा कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने कहा करंट को भी दोनों बेस क्वांटिटीज में कंसीडर होगी इफ दिस इज लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अगर इंफ्रारेड की इंटेंसिटी वो नहीं है, लुमिनस के लिए, लाइट के लिए। अब मैंने फॉर्मूला क्या मैंने कहा एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी पर यूनिट टाइम होती क्या है, ये तो पावर होती है पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। तो इसको बेटे आप इस तरह भी फर्दर लिख सकते हो, E ओवर टी ए। अब E ओवर टी किसके बराबर होता है, दिस इज पावर। अगर ये पावर है तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज P ओवर ए हो गया। ठीक है, अब पावर ओवर एरिया, लेकिन जब डिफाइन करने के लिए आता ना तो बेटे पावर के थ्रू पावर ओवर परपेंडिकुलर एरिया नहीं कहना, तो डिफाइन करने के लिए उसमें जो बेस रिलेशनशिप यूज करते हैं हम ये वाला, ये तो पावर बाद में ड्राइव बनी ना इसके थ्रू, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला हम A2 में से पढ़ते हैं, इसमें तो नहीं, डायरेक्ट हम A2 के अंदर कर रहे होते हैं वेव के सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर के अंदर, एएस के स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट है। तो हमारे पास बेटे इसकी पहले यूनिट्स क्या हो गया और फिर डिपेंडेंस इसकी क्या है, यूनिट्स इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसकी डिपेंडेंस, एंड डिपेंडेंस इज द मेजर थिंग जिस पे क्वेश्चन बनता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बेटे हमारे पास यूनिट इसके क्या होंगे, अब इसको अगर देखते हो तो हमारे पास एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, दिस इज जूल, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्यों, इसके जूल हो गए, इसके सेकंड हो गए, इसके पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, या फिर फर्दर अगर आप देखते हो बेटे पावर के यूनिट क्या होते हैं, वॉट, एरिया के क्या हो गए, मीटर स्क्वायर, या फिर हम ये लिखते हैं अगर वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, सॉरी वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, तो बेटा ये भी बिल्कुल ठीक होगा। अगर इसको आप बेस क्वांटिटी में लिखते हो तो एनर्जी के यूनिट वैसे लिखो, एनर्जी किसके बराबर है, किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ना, बाय एनर्जी क्या होता है, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट होती है ना, फोर्स के ये बेटा हो गया, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई किया टाइम का स्क्वायर हो गया, नीचे क्या आ रहा है, टाइम का आ रहा है सेकंड। ठीक है, एरिया क्या आ रहा है, मीटर का स्क्वायर। तो इसको अगर आप फर्दर करते हो तो बेटा ये मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो बेस यूनिट्स की फॉर्मेट में लिखते हो तो वी मे गेट दिस इज किलोग्राम्स सेकंड इनवर्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हमारे पास दोनों किलोग्राम सेकंड इनवर्स क्यूब भी इसका आप लिख सकते हो ये वाले बेस में। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, दिस इज स्केलर, क्योंकि एनर्जी भी स्केलर है, एरिया भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है। ठीक है।